Assalamu alaikum students. This is our 21st lecture on the topics of reactions of aldehydes and ketones. इस लेक्चर में हम बहुत सिंपल से रिएक्शंस पढ़ेंगे क्योंकि ये पार्ट ए है। नेक्स्ट टाइम हम पार्ट बी पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा एडवांस होगा और यकीनन वो पार्ट ए से कनेक्टेड होगा। ये हम टोटल 6 टाइप्स के रिएक्शंस पढ़ेंगे, बाद में हम उसकी समरी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं अगर टाइम ज़ाया किए। द एडिशन ऑफ वाटर, अगर एल्डिहाइड या कीटोन पर वाटर ऐड होता है तो जेमिनल डायोल बनता है, जिसको हम जेम डायोल शॉर्ट में कहते हैं। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे एल्डिहाइड या कीटोन मौजूद है। एल्डिहाइड या कीटोन का फैसला ये आर प्राइम करेगा। अगर आर प्राइम कोई कार्बन है तो आप कीटोन कहेंगे, आर प्राइम कोई हाइड्रोजन है तो आप उसको एल्डिहाइड कहेंगे, प्रोवाइडेड दैट ये आर कोई कार्बन है। अब देखिए वाटर ऐड होता है तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा कि कार्बोनाइल जो है इलेक्ट्रोफिलिक होता है अपनी कार्बन से, और वाटर क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो ये न्यूक्लियोफिलिक होता है। तो ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। मैकेनिज्म मैं दिखा दूंगा अभी आपको थोड़ी देर बाद। और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो ओवरऑल इस कार्बन पर 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, एक पुराना वाला यानी कार्बोनाइल ऑक्सीजन और एक नया वाला यानी वाटर वाले ऑक्सीजन, ठीक है। और बाद में वाटर वाला एक हाइड्रोजन क्या होगा, रूम टेम्परेचर में, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होगा ये, ठीक है। और दूसरा वाला H कहाँ से आएगा, वो वाटर अपना H इसको दे देगा तो ये हाइड्रेट बन जाएगा, इसको जेम डायोल कहते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म देखते हैं, सिंपल मैकेनिज्म है बिल्कुल। हमने लास्ट टाइम वो जो जनरल रिएक्शन पढ़ा था ना, जनरल मैकेनिज्म, जिसपे हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक दिखाते थे कार्बोनाइल पे और टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाते थे, वो यही है, बस न्यूक्लियोफाइल हम चेंज करते रहेंगे आज बारी बारी। तो बहरहाल वाटर ने अटैक किया तो ये आपको इंटरमीडिएट मिला और ये इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन शिफ्टिंग कहलाती है, यानी प्रोटॉन शिफ्ट हुआ है, H यहां से यहां शिफ्ट हुआ है और विद इन द मॉलिक्यूल हुआ है, इसलिए इंट्रा मॉलिक्यूलर कह रहे हैं। अगर बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स होता तो हम इंटर मॉलिक्यूलर कहते हैं। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर और इंटर मॉलिक्यूलर में फर्क आपको पता होना चाहिए। तो बहरहाल ये आपका डायोल बन गया, ठीक है, जेम डायोल, जेमिनल डायोल। देखिए डायोल का मतलब तो होता है 2 हाइड्रोक्सी, है ना, डायोल। जेम डायोल का मतलब है 2 हाइड्रोक्सी ऑन द सेम कार्बन, 2 हाइड्रोक्सी एक ही कार्बन पे। विसिनल डायोल का मतलब होता है ऑन दी एडजेसेंट कार्बन्स, एडजेसेंट कार्बन्स पे, ठीक है ना। और फिर तीसरा होता है आइसोलेटेड डायोल, उसमें अलग अलग होते हैं, दूर दूर होते हैं। अब एक स्टूडेंट ने, जो मोहम्मद उस्मानी की मुझे आवाज लग रही थी, इन्होंने पूछा कि सर ये रूम टेम्परेचर पे होता है, और मैंने कहा हाँ होता है। इसका जवाब मैं ये दे देता हूँ कि देखें एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये तो हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में। तो इसलिए एल्डिहाइड ज्यादा ससेप्टेबल होता है, प्रोन होता है जेम डायोल बनाने के लिए कीटोन के मुकाबले में, ठीक है। कीटोन का डायोल मुश्किल से बनता है, एल्डिहाइड का आसानी से बनता है, ठीक है। अच्छा दूसरा रिएक्शन, अब हम वाटर ऐड नहीं करते, हम अल्कोहल ऐड करते हैं। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ जो थीम है वो वही है, मतलब वही कार्बोनाइल, वही उसका इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन का होना और वही न्यूक्लियोफाइल का आना और इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करना और टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाना, और बाद में उसकी क्विंचिंग हो जाएगी, जैसे अभी होगी क्विंचिंग देखेंगे। तो ये देखिए ये अल्कोहल है रेड वाला, ये कीटोन या एल्डिहाइड है, डिपेंड करता है, अगर आर प्राइम H है तो एल्डिहाइड है वरना कीटोन है। ये एसिड कैटालाइज्ड है रिएक्शन। ये आपको पहले ये इंटरमीडिएट मिलेगा, OR कहां से आया, अल्कोहल से आया, OH कहां से आया, इस कार्बोनाइल का ये। अगर ये OH बाद में अगले स्टेप में रिप्लेस हो जाएगा OR से तो ये कीटल कहलाएगा, ये एसिटल कहलाएगा। अब पहले तो मैं आपको ये कुछ टर्मिनोलॉजीज बता देता हूँ, फिर मैं दोबारा आऊंगा स्लाइड के ऊपर। एक स्टूडेंट ने कुछ पूछा है, ये कहती है सर इन टॉटोमेरिज्म हमने पढ़ा था कि प्रोटॉन शिफ्टिंग होती है, तो इसको टॉटोमेरिज्म कह सकते हैं? नहीं, ये आयशा जुनैद लिखती हैं कि सर टॉटोमेरिज्म में हमने पढ़ा था कि प्रोटॉन शिफ्टिंग होती है, तो क्या अभी जो आप जेम डायोल का मैकेनिज्म दिखा रहे थे, मैं दिखा रहा हूँ दोबारा, क्या इसको हम टॉटोमेरिज्म में कंसिडर करेंगे? नहीं करेंगे। देखिए टॉटोमेरिज्म में सिर्फ प्रोटॉन शिफ्टिंग की बात नहीं थी, पाई बॉन्ड की मूवमेंट की बात की थी, अगर आप रिकॉल करें, ठीक है।
यानी एक जगह पाई बॉन्ड था, वो मूव होकर दूसरी जगह पे आ रहा था। यहाँ तो पाई बॉन्ड है ही नहीं, ये तो फुली सैचुरेटेड सिस्टम है, तो ये टॉटोमेरिज्म की एग्जाम्पल नहीं है, वो बिल्कुल ही अलग चीज होती है। ठीक है, अच्छा मैं कह रहा था कि हम इसको दोबारा आएंगे स्लाइड पे, पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेते हैं। देखिए ये एल्डिहाइड है ना, अगर ये अल्कोहल से ट्रीट होता है, मिथेनॉल लिख दिया लेकिन इथेनॉल भी हो सकता है, और एक कार्बन पे अगर OH और एल्कोक्सी यानी हाइड्रोक्सी और एल्कोक्सी मौजूद है तो उसको हेमी एसिटल कहेंगे, आधा एसिटल। और अगर दोनों एल्कोक्सी हैं तो उसको एसिटल कहेंगे। तो आप ये देखिए फर्क देखिए, एसिटल और हेमी एसिटल में फर्क क्या है। ठीक है, ये जानना जरूरी है। अगर दोनों दो एल्कोक्सी है तो एसिटल है, एक एल्कोक्सी और एक अल्कोहल है तो हेमी एसिटल है। और ये दो एल्कोक्सी कहां से आए, मतलब आपने दो मोल्स, दो इक्विवेलेंट यूज किए अल्कोहल के, वन इक्विवेलेंट करेंगे तो हेमी एसिटल, फिर एक इजाफी इक्विवेलेंट करेंगे तो एसिटल। जी मोहम्मद इस्माइल। सर मैंने आपसे सवाल पूछना था सर, जब हम ये अल्डिहाइड का अल्कोहल से रिएक्ट करवाते हैं, ये एडिशन ऑफ अल्कोहल करते हैं, तो सर ये हमें प्रोडक्ट में ये दोनों एज अ प्रोडक्ट एसिटल और हेमी एसिटल मिलते हैं, या फिर हेमी एसिटल इंटरमीडिएट स्टेट है वो बाद में एसिटल में कन्वर्ट हो जाता है? ये बेसिकली दोनों नहीं मिलते, आपको मिलता है एंड प्रोडक्ट है एसिटल, क्योंकि ये रिएक्शन अगर आप एसिड कैटेलाइज कराते हैं, जो कि अभी यहाँ पे ग्लव्स आया था जो मैंने इग्नोर किया था, ये लिखा हुआ है कैटेलाइज बाय एसिड, क्योंकि मैंने कहा था मैं दोबारा आऊंगा स्लाइड पे। तो एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन के अंदर आप हेमी एसिटल पे रिएक्शन रोक नहीं पाते, यू कैन नॉट स्टॉप, रिएक्शन अपने आप आगे चला जाता है और आपको एसिटल मिलता है। ये बात आपको मैकेनिज्म में समझ में आएगी, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, पहले मैं ये टर्मिनोलॉजी समझा लूं आपको। ठीक है, अच्छा कीटोन है, कीटोन का भी यही केस है कि अगर एक अल्कोहल जुड़ती है तो कीटल हेमी कीटल कहलाएगा। देखिए बस कीटल कीटोन से लफ्ज निकला है और एसिटल एल्डिहाइड से निकला है। और अगर दो अल्कोहल्स होंगी, दो अल्कोक्सी यानी दो अल्कोहल ऐड होंगी कीटोन पे, तो उसको हम कीटल कहेंगे। तो ये जो 6 टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई है आपके सामने स्क्रीन पे, इनको पहले समझ लें। देखिए एल्डिहाइड कीटोन तो आपको पता ही क्या होता है, हेमी एसिटल और एसिटल एल्डिहाइड से बनते हैं, हेमी कीटल और कीटल कीटोन से बनते हैं। हेमी एसिटल में एक इक्विवेलेंट यूज होता है अल्कोहल का एल्डिहाइड के ऊपर, और एसिटल में दो इक्विवेलेंट यूज होते हैं अल्कोहल के एल्डिहाइड के ऊपर, और हेमी कीटल में एक इक्विवेलेंट अल्कोहल का कीटोन के ऊपर और दो इक्विवेलेंट अगर यूज हो कीटोन पे तो कीटल कहते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजीज पता हो, और हेमी कीटल और हेमी एसिटल में कैसे फर्क करेंगे वो आप ऐसे पकड़ेंगे कि H मौजूद अगर है, हाइड्रोजन है तो हेमी एसिटल है, और अगर हाइड्रोजन एब्सेंट है तो हेमी कीटल है, क्योंकि हाइड्रोजन होने का मतलब ही है कि वो एल्डिहाइड से शुरू हुआ था। ठीक है ना, आयशा जुनेद पूछिए। सर हम इनको ईथर्स क्यों नहीं कहते? सॉरी कम अगेन। सर हम इनको ईथर्स क्यों नहीं कह सकते? ईथर इसलिए नहीं कह सकते कि ईथर में फिर हाइड्रोक्सी नहीं होना चाहिए था। ईथर उस वक्त कहते हैं अगर आप ये OH नहीं होता, यहाँ पे हाइड्रोजन होता या कुछ और होता, कार्बन होता, तो हम ईथर कहते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल वही बात हो गई ना। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको दिखाऊं, आप बोले सर इसको अल्कोहल क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि OH तो है ना इसके अंदर। लेकिन OH, सर कीटल और एसिटल को। हाँ मैं यही तो बता रहा हूँ कि जिस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड को आप OH अल्कोहल नहीं कह सकते, क्योंकि हर हाइड्रोक्सी कंटेनिंग स्पीशी अल्कोहल नहीं होती है। अगर हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल से डायरेक्टली कनेक्ट है तो फिर वो एक नया फंक्शनल ग्रुप बन जाता है जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इसी तरह इसको ईथर इसलिए नहीं कहेंगे हेमी एसिटल को कि ईथर में होता है कार्बन चेन ऑक्सीजन कार्बन चेन, यानी एल्काइल ऑक्सीजन एल्काइल, वो यहाँ है। लेकिन ये जो एल्कोक्सी है, इसकी जो अल्फा कार्बन है उस पे चूंकि हाइड्रोक्सी भी लगा हुआ है, तो इसलिए इसको हम ना ईथर कहेंगे इस मॉलिक्यूल को, ना हम अल्कोहल कहेंगे। वरना आपका अगला सवाल ये भी होगा सर इसको अल्कोहल क्यों नहीं कह देते, क्योंकि OH तो अल्कोहल है और एल्कोक्सी है तो सर ईथर मैं है। पूछ रही थी कि एसिटल और कीटल को ईथर क्यों नहीं कहते? नहीं उसको भी नहीं कहेंगे, मैं उसको भी जवाब दे दूंगा आपको जवाब, कि जब हाइड्रोक्सी आ गया तो इसलिए आपने हेमी एसिटल का है। अब अगर दो एल्कोक्सी आते हैं तो हम उसको एसिटल इसलिए कहते हैं कि अल्फा कार्बन यानी एल्कोक्सी की रिस्पेक्ट से अल्फा कार्बन अगर एक और एल्कोक्सी रखती है, यानी इस कार्बन के साथ दो एल्कोक्सी लगे हुए हैं, तो वो ईथर नहीं कहलाएगा, उसको हम एसिटल कहेंगे, क्योंकि इसकी फंक्शनैलिटी उस ईथर से डिफरेंट हो जाएगी। ईथर तो इनर्ट होता है ना, नॉन रिएक्टिव होता है, इतना रिएक्टिव नहीं होता।
एसिटल तो बहुत रिएक्टिव होता है, ये तो हाइड्रोलाइज बैक हो सकता है, इसको तो आप हाइड्रोलाइज करके वापस कीटोन बना सकते हैं, ये एल्डिहाइड बना सकते हैं कीटल या एसिटल को। लेकिन ईथर हाइड्रोलाइज नहीं होता इतनी आसानी से, होता है HI से आप कर सकते हैं, HI से, और वो आप अल्कोहल बना सकते हैं, लेकिन वो एक डिफरेंट मेथड है। वरना एसिटल या कीटल तो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं बड़ी आसानी से। और सबसे ज्यादा कॉमन एसिटल तो आपका ग्लूकोज इटसेल्फ है, जो नेचर में होता है, पायरेनोज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 6 मेंबर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग। तो इसलिए इसको हम ईथर नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एक नया फंक्शनल ग्रुप है जो कि अपनी प्रॉपर्टी ईथर जैसी नहीं, कुछ नहीं रखता है, इसलिए। थैंक यू सर सर। इसकी कंडीशंस वापस बता दें। जी, कंडीशन पे मैं आ रहा हूँ, ये आ गया। अब इसको देखते हैं। ये आपका कीटोन, अगर R प्राइम हाइड्रोजन है तो ये एल्डिहाइड है ना। एल्डिहाइड और अल्कोहल मिल गए तो क्या बना, हेमी एसिटल। ठीक है ना। आप इस ये ब्लैक वाले R प्राइम को H समझे वक्ती तौर पे, तो ये बन गया हेमी एसिटल। लेकिन अगर ये OH भी रिप्लेस कर गया दूसरे अल्कोहल से, तो ये बन गया एसिटल। तो पहले एल्डिहाइड से हेमी एसिटल बनता है, फिर एसिटल बनता है। इसी तरह अगर R प्राइम कोई कार्बन चेन है, यानी कोई एल्काइल है, तो ये कीटोन होगा, और कीटोन से अल्कोहल रिएक्ट करेगा तो हेमी कीटल बनाएगा, और फिर हेमी कीटल से कीटल बनेगा। अच्छा, अब कंडीशन क्या है, वो है एसिड कैटालाइज्ड। एसिड किस तरह काम करेगा, इसके लिए देखते हैं मैकेनिज्म। चलो स्टार्ट करते हैं। ये कार्बोनाइल है, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ये प्रोटॉन है। आप जानते हैं पहला स्टेप क्या होगा, हम पढ़ चुके हैं, प्रोटोनेशन। ये लोन पेयर ऑक्सीजन का जो है वो अटैक करेगा, और ये एक प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल बन जाएगा। आपसे कोई 15-20 मिनट पहले एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर पाई बॉन्ड क्यों नहीं अटैक करता, तो वो खुद देख लें। अगर पाई बॉन्ड से आप अटैक कराते तो OH बनता और C पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता, तो वो सेक्सटेट सिस्टम होता, इस वक्त ऑक्टेट सिस्टम है, तो ये बेटर रेजोनेटिंग फॉर्म है। बहरहाल, और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोनाइल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होता है, लेकिन प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल मजीद इलेक्ट्रोफिलिक होता है अपने कार्बन से। ठीक है, ये रीजन भी डिस्कस कर चुके, कल किया था रीजन डिस्कस, कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, और उसके अलावा दूसरा रीजन था कि इंटरमीडिएट फिर हमें न्यूट्रल मिलता है। एनीवेज, तो अल्कोहल अटैक करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन पे, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और आपको ये इंटरमीडिएट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद ये जो वाटर मौजूद है सिस्टम में, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन था, यकीनन मैंने बताया था नेकेड प्रोटॉन एग्जिस्ट नहीं करता, ये H3O पॉजिटिव ही होगा। तो जो वाटर इसका निकला था, ये इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और आपको फॉर द टाइम बीइंग हेमी एसिटल दे देगा। ये इंटरमीडिएट है जो आप चाह रहे हैं, मतलब जो बना है इन रूट जो आया है। ठीक है, अब तक कोई सवाल है इस मैकेनिज्म में तो पूछ लें। सर इंटरमीडिएट से आगे वापस समझाएं। हाँ, वो इंटरमीडिएट के बाद तो मैं समझाऊंगा। मैं पूछना चाह रहा हूँ, एल्डिहाइड से हेमी एसिटल तक का सफर अच्छा गुजरा, ये मसला है। नहीं सर, अच्छा गुजरा सर। अच्छा गुजरा है, चलें, बाकी सफर भी इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा, क्योंकि सिस्टम में एसिड मौजूद है, तेजाब मौजूद है। एसिड ने पहले कार्बोनाइल को प्रोटोनेट किया था, अब अल्कोहल को प्रोटोनेट करेगा, क्योंकि अल्कोहल के पास भी लोन पेयर होता है। ये प्रोटोनेट किया तो ये बन गया। और आप ये जानते हैं कि हाइड्रोक्साइड इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, लेकिन अगर वो प्रोटोनेट हो जाए तो गुड लिविंग ग्रुप बन जाता है। और अब आप समझ गए होंगे गुड लिविंग ग्रुप से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कि ये एक्सपेल हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। एल्कोक्सी पुश करके, धक्का देके इसको बाहर निकाल देगा, और ये बन जाएगा फॉर द टाइम भी। ठीक है, और अब आप समझ गए होंगे कि जो सेकंड इक्विवेलेंट है अल्कोहल का, देखिए पहला वाला यहां आया था, वो इस कार्बोनाइल पे अटैक करेगा, और अब बिल्कुल वही काम शुरू हो जाएगा जो फर्स्ट इक्विवेलेंट ने शुरू किया था। फर्क यह है कि फर्स्ट इक्विवेलेंट में O के साथ H लगा हुआ था, सेकंड इक्विवेलेंट जब अल्कोहल का आएगा तो O के साथ R लगा हुआ है, R डबल प्राइम, और ये R उसी अल्कोहल वाला अल्काइल है। तो बहरहाल इसी तरह टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, फिर वही होगा, वाटर जो है वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और उसके बाद आपके पास ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिल जाएगी जिसमें 2 अल्कोक्सी लगे हुए होंगे, और ये एसिटल हो जाएगा या कीटल हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि एल्डिहाइड से स्टार्ट किया था या कीटोन से स्टार्ट किया था। तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हेमी एसिटल या हेमी कीटल पे नहीं रुक पाता,
रीजन क्या है? रीजन मैं बताता हूं क्या है। रीजन ये है कि जब ये बना था ये हेमी, तो एसिड इसको प्रोटोनेट करके, हाइड्रोक्सी को प्रोटोनेट करके एक्सपेल करवा देता है, निकाल देता है। तो OH सर्वाइव ही नहीं करता, बच ही नहीं पाता, एसिडिक मीडियम बनता है। इसका ये रीजन है। ठीक है भाई। तो अब वही वाली बात कि अगर आपको हेमीएसिटल बनाना है या हेमीकीटल, तो क्या करें? क्या ख्याल है? आधे 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 रास्ते में लाके रिएक्शन रोकना है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? तो एसिड नहीं इस्तेमाल करेंगे। वेरी और गुड। Plastic मोहम्मद use नहीं इस्माइल, करेंगे। मोहम्मद इस्माइल फ्रॉम लाहौर, और दूसरी स्टूडेंट में नाम नहीं पता, सॉरी आपका। वेरी गुड। आप एसिड इस्तेमाल ना करें। आयशा जुनैद फ्रॉम कराची। आयशा जुनैद एंड मोहम्मद इस्माइल, वेरी गुड। आप एसिड इस्तेमाल ही ना करें। एसिड इस्तेमाल किया तो रिएक्शन रुकने का नहीं है। ठीक है। खैर, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इन 4 मॉलिक्यूल्स में से एसिटल कौन सा वाला है? बताइए। जी क्विक। 1 और 2 शायद। सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट एंड सेकेंड वाला। फर्स्ट बिल्कुल आपको लग रहा है, सेकंड भी लग रहा है, और बस ये फोर्थ क्या है फिर? हेमीएसिटल है। ओह दैट्स वेरी इंप्रेसिव। ठीक है, चले, बहुत अच्छा है, आप लोगों ने बड़े आसानी से जवाब दे दिया इस क्वेश्चन का। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, और ये 3 क्या है? तो ये ऐसी कोई नहीं है। कीटल है। हाँ एसिटल तो नहीं है, सही कह रहे हैं आप, लेकिन कुछ तो है ना, मतलब कीटल है ये। ना 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 ना, कीटल नहीं है। कीटल के लिए तो फिर वही बात है, एक सॉरी कार्बन सॉरी, साइक्लोईथर है ये, साइक्लोईथर। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, ये साइक्लोईथर कहलाएगा। ठीक है। वैसे ये नॉमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं तो ये डायोक्सेन है, 1,4 डायोक्सेन। ठीक है, और फिर मिथाइल भी लगा दें तो 2 मिथाइल 1,4 डायोक्सेन इसका नाम है। ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। वो ये कि हमने ये तो सीखा कि एल्कोहल एल्डिहाइड या कीटोन पर अटैक करके हेमी एसिटल या हेमी कीटल बनाता है, और फिर दूसरा इक्विवेलेंट भी आता है। अब हम उल्टा सोचते हैं, कौन सी एल्कोहल और कौन सा कार्बोनाइल यूज हुआ होगा जिसने ये बनाया होगा? पहले तो ये कन्विंस करें अपने आप को कि ये क्या है, ये एसिटल है, कीटल है, हेमी एसिटल है, हेमी कीटल है, ये क्या चीज है? सर ये कीटल होगा, बिकॉज ये दो जो बीच में जो कार्बन है, जो 2 ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, वेरी वो गुड, अभी 2 शाबाश, कार्बन से कनेक्टेड है। गुड। ये कार्बन, ये कार्बन। अच्छा, ये मैं बताऊंगा जानबूझ के ये एसिटल क्यों लिखा हुआ है। चले मैं बता देता हूं। पहले एसिटल कीटल आपने पढ़ लिया और आप डिफरेंस भी समझ गए ना। अब मैं आपको बताता हूं, एसिटल की टर्म बहुत कॉमन है, यानी वो इतनी कॉमन है कि कीटल को भी एसिटल लिखते हैं इन जनरल। यानी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो एसिटल कीटल अलग अलग होते हैं, लेकिन कॉमन लैंग्वेज में हम एसिटल ही लिखते हैं कीटल को भी। ठीक है। अब चूंकि आप फर्क समझ गए ना एसिटल कीटल का, तो इसलिए अब आप इसको एसिटल भी कह लेंगे, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको पता है कि एक्चुअल में एसिटल कीटल होता क्या है। भले बोल आप कुछ भी लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा खैर, ये बाइसाइक्लिक इसलिए कि 2 साइकिल है, एक रिंग ये रहा और फिर इसके ऊपर से ऑक्सीजन भी आ रहा है। तो ये आपकी जो कार्बन है, ये इसके साथ 2 अल्कोक्सी लगे हुए हैं, इसलिए आप इसको कीटल कह रही हैं। अगर मैं इन दोनों को वापस क्लीव कर दूं, कट कर दूं, तो क्या ऐसी कट होगा जैसे ये बनाया हुआ है नीचे? देखें ग्रीन वाले बॉन्ड, ये कट किया, ये किया, तो ये OH हो गया, ये OH हो गया, ये अल्कोहल हो गया, ये अल्कोहल हो गया, और ये आपका ये कार्बोनाइल में चला गया, ऑरेंज वाला कार्बन। एग्री करते हैं इसको कि ये इसको कट करने से यही बना होगा? जी स्टूडेंट्स, भाई दोबारा देख लेना। ये देखें, ये है ये। अब ये ग्रीन वाला जो बॉन्ड है, आप पेंसिल से यहाँ पे एक लाइन मार दें, कट कर दें यूं, और इसको यूं कट कर दें। जब आप कट करेंगे तो O की वैलेंसी भी एक कम हो जाएगी और इस O की भी कम हो जाएगी, तो दोनों पे HH लगा दें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दें, और इस कार्बन की, ऑरेंज वाले कार्बन की 2 वैलेंसी कम हो जाएंगी, क्योंकि आपने 2 जगह से कट किया है, तो उसको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दें।
तो बेसिकली ये कीटोन है, ये अल्कोहल है, और इसको आप अच्छे तरीके से लिख ले, जैसे अभी आपने उस्मान आपने थोड़ी देर पहले पूछा था जब हम ओजोन एनालिसिस का देख रहे थे कि सर इसको ऐसे क्यों ड्रॉ करते हैं, तो बेटर ड्रॉन तो यही है। तो अदर वे राउंड, अब देखिए कितना मुश्किल था सवाल। ये स्टार्टिंग मटेरियल है जिसके अंदर कीटोन और अल्कोहल एक ही रिंग का चेन का पार्ट है, ठीक है। तो ये जब इनकी इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होगी, यानी अल्कोहल कीटोन पर अटैक करेगा तो हेमी कीटल बनेगा, और फिर दूसरा इक्विवेलेंट अल्कोहल का फिर आएगा, फिर अटैक करेगा, तो ओवरऑल बाइसाइक्लिक कीटल मिलेगा आपको। तो ये स्टार्टिंग मटेरियल है इसको, और इसमें जब आप एसिड डालेंगे और हीट करेंगे तो ये बन जाएगा। ये सवाल था ये, ठीक है। तो मोहम्मद उस्मान बहुत एंजॉय कर रहे हैं लेक्चर। मोहम्मद उस्मान लिखते हैं सर बहुत मजा आ रहा है, प्लीज कंटिन्यू। ओके, तो अब आप समझ जाइए कि एग्जाम में हम आपको मुख्तलिफ बाइसाइक्लिक या मुख्तलिफ एसिटल्स दे सकते हैं और आपसे उनका करस्पॉन्डिंग स्टार्टिंग मटेरियल पूछ सकते हैं, ठीक है। सर एक सवाल। जी पूछें। सर ये कंपाउंड ही अपने आप को कर्ल कैसे कर लेगा? ये कर्ल सर कर ये मुश्किल नहीं होगा ये? क्या बेटर ड्रॉन जो लिख करा है इसका? सर अगर मैं इसको मैं इस कंपाउंड में बनाता हूँ, जैसे ये बना हुआ पहले। नहीं सर, अगर मैं ये बना रहा हूँ जी राइट, हाँ हाँ सर अब ये कर्ल रिंग की स्ट्रक्चर में आ गया ना, ये मुश्किल जी। नहीं होगा इस कंपाउंड के लिए? स्टेरिक हिंड्रेंस और ये देखेंगे तो। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए डिपेंड करता है, ये मुश्किल का लफ्ज है, आप इसको स्ट्रेन कह लें कि इस मॉलिक्यूल में स्ट्रेन नहीं आएगा। तो ये जो रिंग स्ट्रेन है ना वो बिल्कुल होता है, लेकिन पहली बात तो ये है कि ये बड़ा रिंग है, लार्जर रिंग है, तो इस पे इतना ऐसा स्ट्रेन नहीं होगा जितना 3 मेंबर्ड या 4 मेंबर्ड में होता, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैंने ये बात कब कही कि ये बहुत स्टेबल प्रोडक्ट है, यकीनन यही स्टार्टिंग मटेरियल स्टेबल है, और हम अगर हीट इसमें एसिड डाल के इसको हीट करते भी हैं और ये बनता भी है तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये वापस हाइड्रोलाइज होकर यही बन जाएगा, ठीक है। यानी एल्डिहाइड या कीटोन एसिड कैटालाइज मीडियम में अल्कोहल के साथ एसिटल या कीटल देते हैं, लेकिन वही एसिटल कीटल एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज बैक हो जाते हैं और करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड या कीटोन भी देते हैं, ठीक है। ये बात हम पढ़ेंगे जब हम प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे, यानी हम देखेंगे कि किस तरह हमें किसी मखसूस एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट करना पड़ता है ताकि वो डिस्टर्ब ना करे बाकी चीजों को, और उसके बाद आखिर में डी प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो हम जो प्रोटेक्ट करेंगे वो डायोल से ही करेंगे, यानी 2 अल्कोहल से, जैसे ये भी डायोल ही है ना, और डायोल से प्रोटेक्ट करेंगे, और उसके बाद फिर हम उसी कंडीशन में, यानी डायोल से जब आपने प्रोटेक्ट किया था एसिड कैटालाइज किया होगा, लाजमी बात है, और वही एसिड कैटालाइज से आप इसको डी प्रोटेक्ट भी करेंगे, ठीक है। तो वो जब केस आएगा हम उस वक्त डिस्कस करेंगे इस चीज को। हम आगे प्रोसीड करते हैं लेक्चर को। ये नेचर में मौजूद है, सबसे कॉमन कंपाउंड, इसको ग्लूकोज कहते हैं, है ना। ये हेमी एसिटल है साइक्लिक, क्योंकि ये वाली जो कार्बन है ब्लू वाली, ये हेमी एसिटिलिक कार्बन है, ये एक हाइड्रोक्सी से कनेक्टेड है और एक एल्कोक्सी से कनेक्टेड है, ठीक है। ओके, तो ग्लूकोज इसमें ये हम बात कर रहे थे कि ये हेमी एसिटिलिक कार्बन है, क्योंकि ये हाइड्रोक्सी है और ये एल्कोक्सी है और यहाँ हाइड्रोजन है। तो यानी हेमी एसिटल जो सबसे कॉमन है, मोस्ट कॉमन, वो आपका अपना ग्लूकोज ही होता है जो हम अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। और ये सुक्रोज है, टेबल शुगर, इसमें भी होता है, लेकिन ये एसिटल नहीं होता, हेमी एसिटल नहीं होता, ये फुल एसिटल होता है, यानी पूरा एसिटल होता है, यानी इस पे 2 अल्कोक्सी लगे हुए हैं इस नीली वाली कार्बन पे, और जो पिंक वाली है ये कीटल है। तो ये मैं इसलिए 2 एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि हेमी एसिटल की जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, और कीटल और एसिटल की जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो सुक्रोज मॉलिक्यूल। अच्छा स्टूडेंट, बस 5 मिनट्स का और है लेक्चर। मैं कह रहा था कि जिस तरह एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल से एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करके एसिटल या कीटल बनाता है,
थ्रू द इंटरमीडिएसी ऑफ हेमी एसिटल और हेमीकीटल, उसी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज हो जाता है एसिटल और वापस करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड या कीटोन दे देता है। क्या मतलब, फर्ज करें ये एसिटल है, इसको एसिड में डाला आपने और हीट किया तो ये आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। अलबत्ता अगर आप बेसिक मीडियम में एसिटल को यूज करते हैं तो वो हाइड्रोलाइज नहीं होगा। तो एसिटल एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज बैक हो जाता है, बेसिक मीडियम में नहीं होता। जी पूछे मोहम्मद उस्मान। सर जैसे यहाँ पर एल्डिहाइड और अल्कोहल बना है ना, तो अब जैसे ये हम लोग रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं सही, और ये दो प्रोडक्ट आते हैं हमारे पास, तो ये वापस एक दूसरे से रिएक्ट कर जाएंगे, वापस रिएक्टेंट बन जाएगा वही, तो इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। और मुझे यकीन था कि ये आप में से कोई स्टूडेंट मुझसे पूछेगा और पूछना भी चाहिए था। अदर वे राउंड आसान लफ्जों में मैं कह देता हूँ, आपकी बात को रिफ्रेश करता हूँ। आप कह रहे हैं सर एसिडिक मीडियम में आप एसिटल बना रहे हैं और उसी में वापस तोड़ रहे हैं, तो रिएक्शन हो ही क्यों रहा है? ऐसी कुछ है ना, आप यही कहना चाह रहे हैं मोहम्मद उस्मान? जी सर, जी सर। हाँ ठीक है। इसमें एसिड एनहाइड्रस कंडीशंस में लेंगे सर, ईथर वगैरह के साथ। हाँ एक मिनट, इस्माइल देखो मुझे नाम आप लोगों को याद होना शुरू हो गए। इस्माइल आप सही कह रहे हैं, एक मिनट। एल्डिहाइड अल्कोहल से एसिडिक मीडियम में एसिटल बनाता है और उसी एसिडिक मीडियम में वापस टूट भी जाता है। तो सवाल यह है कि फिर रिएक्शन हो कैसे रहा है? तो यही सवाल वहां पे भी वैलिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ एसिडिक मीडियम में ईस्टर बनाता है और ईस्टर उसी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, है ना? तो ये दोनों सवाल एक जैसे ही हैं, तो मैं जवाब जो दूंगा दोनों पे फिट होगा। इसका जवाब ये है कि जब आप एसिडिक मीडियम में किसी चीज को बना रहे होते हैं तो बेसिकली आप एसिड कैटलाइज रिएक्शन जिसे हम कहते हैं, तो उस वक्त आप कैटलिस्ट बहुत लिटिल अमाउंट में डालते हैं। यानी जब आप एल्डिहाइड और अल्कोहल को रिएक्ट कर रहे थे तो आप बहुत लिटिल अमाउंट एसिड डालते हैं और आपकी कंडीशन बहुत ज्यादा हार्श नहीं होती है। तो आप बना लेते हैं एसिटल, या अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इथेनॉल डाल रहे हैं और सल्फ्यूरिक एसिड के 1-2 ड्रॉप्स डाल रहे हैं तो आप ईस्टर बना लेते हैं। लेकिन अगर आपको हाइड्रोलाइज करना होता है, यानी जैसे यहाँ एसिटल को करना है एसिडिक मीडियम में, ये रहा, तो आप एसिड जो है अच्छी खासी अमाउंट में लेते हैं। एक तो ये एक नंबर 1 बात, ऐसा नहीं है कि 1-2 कतरों में काम हो जाएगा, आपको अच्छी खासी हेल्दी अमाउंट लेना पड़ती है, ठीक है। और दूसरा फिर आपको टेम्परेचर भी रेज करना पड़ता है और रिएक्शन कंडीशन जो है ना वो फिर फेवर करती है हाइड्रोलिसिस को। और ये तो हो गया जनरल जवाब, यानी जो हम करते हैं। एक अभी इस्माइल ने जवाब दिया वो बड़ा वैलिड है कि जब आप बना रहे होते हैं एसिटल तो जो वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा होता है साथ में, ठीक है ना, वो मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा हाइड्रोलिसिस की, मैं उल्टी बात कर रहा हूँ। जब आप एल्डिहाइड से एसिटल बना रहे होते हैं तो जब वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा होता है वो आप उसको ट्रैप करते रहेंगे, डीन स्टार्क ट्रैप मेथड, यानी आप ली शैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे मैक्सिमम प्रोडक्ट की यील्ड के लिए। ली शैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई या तो आप प्रोडक्ट कम करते जाएं आगे से तो वो और रिएक्शन आगे फॉरवर्ड पुल होता रहेगा, यानी जो चीज बनती जाए उसको आप सिस्टम से बाहर निकालते रहें थ्रू डिस्टिलेशन या बाय व्हाटएवर मींस। दूसरा क्या है, या तो आप रिएक्टेंट को ज्यादा करते रहे, बढ़ाते रहे। तो अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम करेंगे, दोनों सूरतों में रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड होगा। तो ये बिल्कुल वही बात है। तो जब हम एसिटल बना रहे होते हैं तो हम वाटर को निकालते रहते हैं। अच्छा, वाटर को निकालें या प्रोडक्ट को निकालें एक ही बात है, ठीक है, डिपेंड करता है कि क्या चीज हमें निकालना आसान है। इसी तरह जब आप बता सकते हैं तरीका ये होता है, मैं बताता हूँ आपको। जो आपकी प्रोडक्ट होती है अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से कम है तो आप डिस्टिलेशन पे लगा के रखते हैं रिएक्शन को, यानी प्रोडक्ट बनती है आप उसको हीट भी करते रहते हैं। वो फर्ज करें आपकी प्रोडक्ट 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाती है तो 80 डिग्री पे वो वेपराइज कर जाएगी, पानी पड़ा रहेगा सिस्टम के अंदर, वेपराइज करके वो अलग चेंबर में चली जाएगी। तो पीछे से जो रिएक्टेंट मजीद प्रोडक्ट बना के दे रहा है फिर उसके लिए ज्यादा जगह हो जाएगी क्योंकि आपने प्रोडक्ट हटा दी है, ली शैटलियर प्रिंसिपल। तो इस तरह आप रिएक्शन फॉरवर्ड पुल करते रहेंगे, यानी जो बनता रहेगा उसको निकाल के आगे करते रहेंगे, बनता रहेगा उसको निकाल के आगे करते रहेंगे, ठीक है। तो ये लेकिन तो हम लोग उल्टा जा रहे हैं, रिफ्लेक्स लगा देंगे। हाँ, अब मैं उल्टे का बताता हूँ। अगर आप हाइड्रोलाइज करना चाह रहे हैं एसिटल को या ईस्टर को, तो इसका मतलब है कि आपको करना क्या है, अल्कोहल निकालना है, अल्कोहल रिमूव करना है ना, या ये वाटर ज्यादा ऐड करना है। तो मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि हम अब प्रैक्टिकली करते क्या है, हम सॉल्वेंट ज्यादा लेते हैं वाटर और उसमें एसिड भी अच्छा खासा लेते हैं जब आप हाइड्रोलाइज कर रहे होते हैं।
यानी जब आप एसिटल बना रहे थे तो आप एसिड कम ले रहे थे, और जब आप एसिटल को हाइड्रोलाइज करें तो आप ज्यादा लेंगे एसिड, और हीट भी ज्यादा करेंगे। और तीसरी बात, आप यहाँ पे अल्कोहल निकालते रहे। भाई अल्कोहल क्या होगी, अगर मिथेनॉल है तो 65 बॉइलिंग पॉइंट होता है मिथेनॉल का, 65, और अगर इथेनॉल है तो 78 डिग्री सेल्सियस होता है। ये दोनों तो 100 से कम होते हैं ना, और मोस्ट प्रोबेबली आपका एल्डिहाइड ज्यादा बॉयल होता होगा, तो इसलिए आप मिथेनॉल को बाहर निकालते हैं या इथेनॉल को बाहर निकालते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट कम होगी, तो फिर बैक से पीछे से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो के आगे की तरफ आएगी। तो दिस इज हाउ वी डील सिंथेटिकली। ठीक है सर जी। सर ये तो लैब में हो गया, मगर जब फॉर एग्जांपल जब बड़ा आपके पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी हो तो फिर क्या करते हैं? अब भी यही करते हैं भाई, लैब वाला काम है तो रिएक्टर में जाके अप्लाई होता है। आप रिएक्टर्स की बात कर रहे हैं ना, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की। जी सर। हाँ तो वहां पे भी यही होगा। देखिए जो काम लैब में फ्लास्क में होता है ना, वही काम इंडस्ट्री में रिएक्टर में होता है। रिएक्टर और फ्लास्क समझ लें एक ही चीज है, छोटा वर्जन फ्लास्क है, बड़ा वर्जन रिएक्टर है। तो रिएक्टर्स के अंदर तो बड़े बड़े चेम्बर्स होते हैं, और वहां इसी तरह आप अल्कोहल्स को डिस्टिल कर रहे होते हैं अगर आप हाइड्रोलाइज वाला काम कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस वाला, या अगर आप एसिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं तो आप वहां से अपने एल्डिहाइड्स को सॉरी एसिटल को डिस्टिल कर रहे हो। तो वो यही काम जो लैब में होता है वो रिएक्टर में भी होता है, इसमें क्या मसला है? ठीक है सर। वो बस वो बहुत बड़े पैमाने पे होता है, इतना बड़ा रिएक्टर होता है कि सीढ़ियां लगी होती है, आपको चढ़ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है ना। यही होता है ना, रिएक्टर्स आपने देखे होंगे रियल में या वीडियोस में। और लैब में क्या है, फ्लास्क छोटी सी होती है, आपके हाथ में आ जाती है। तो ये होता है। अच्छा, तो अगर बेसिक मीडियम होगा तो एसिटल हाइड्रोलाइज नहीं होगा, क्योंकि आपको याद होगा बेसिक मीडियम में तो एसिटल बना ही नहीं था। मैंने आपको बताया था ना, अगर आपको आप अगर एल्डिहाइड और अल्कोहल को ट्रीट करेंगे बेसिक मीडियम में तो एसिटल नहीं बनेगा, तो जब बनेगा नहीं तो टूटेगा भी नहीं। तो क्या मैं ये जुमला कह सकता हूं, एसिटल्स आर बेस इनर्ट स्टेबल इन बेस, है ना? जी सर। अब देखें इस बात से हम फायदा कैसे उठाएंगे। अब आप देखें इस जुमले से फायदा कैसे उठाएंगे। ये कीटोन है, ये डायोल है, 1,2 डायोल। एसिडिक मीडियम में आपने एसिटल बना लिया, और चूंकि साइक्लिक बनेगा तो साइक्लिक एसिटल कहलाएगा, क्योंकि जो अल्कोहल्स हैं वो दोनों डायोल एक ही चेन के अंदर है, मतलब उसको डायोल कह रहे हैं टेक्निकली, तो इसलिए साइक्लिक बना। अगर मैं मिथेनॉल या इथेनॉल लेता तो फिर अलग अलग बनता। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये तो मुश्किल नहीं होगी, समझ में आ रही है ना आपको कि कैसे, मतलब ये किस तरह आके कार्बोनाइल पे आके लग गया बारी बारी। ठीक है, अब ये साइक्लिक एसिटल जो बना है, इसको अगर मैं एसिडिक मीडियम में वापस हीट करूं तो वापस टूट जाएगा, यानी हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो मकसद कहने का ये है कि कीटोन और डायोल एसिटल देता है, लेकिन वही एसिटल वापस कीटोन और डायोल में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अब आप देखें, मैं इतनी सारी बात जो कर रहा हूं वो मैं क्यों कर रहा हूं, ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक है, तवज्जो दीजिएगा, उसके बाद हम लेक्चर को खत्म कर देंगे। एसिटल्स जो है ना बेसिकली एल्डिहाइड्स या कीटोन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं? अनडिजायर्ड जो साइड रिएक्शंस होते हैं। क्या मतलब? एग्जांपल देखिए, आपको ये मॉलिक्यूल बनाना है, इससे आपके जहन में क्या रूट है, मतलब आप किस तरह टर्शियरी अल्कोहल बनाएंगे ग्रीन से हेलो एल्केन से? ऐसी कोई प्रेडिक्ट करें। हाइड्रेशन करवाएंगे सर। नहीं, एक्चुअल में आपने अभी रिएक्शन पढ़ा नहीं है तो शायद मुश्किल हो, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट पहले बताता हूँ। तरीका ये होता है, कीटोन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हाँ दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? आयशा जुनैद फ्रॉम कराची। वेरी गुड। क्या कहना चाह रही हैं आप? ये कि सर हम करते क्या है, इसका इस एल्काइल ब्रोमाइड का, यानी यहां से जो एल्काइल ब्रोमाइड है इसको मैग्नीशियम से ट्रीट करके इसका पहले ग्रिग्नार्ड रीजन बना लेते हैं, तो ये वाली चीज ये बन जाएगी ये चीज, और इसको कीटोन से ट्रीट करके ये बना लेते हैं, तो बन गई प्रोडक्ट। यही सोच रहे होंगे ना आप लोग, क्या ख्याल है? बट सर वो जब एसिड हाइड्रोलिसिस होता है तो ये कीटोन जो है ये कीटन में भी कन्वर्ट हो सकता है ना? नहीं, एसिड हाइड्रोलिसिस कहाँ हो रही है? देखो सिंपल सी बात है, इन दोनों को रिएजेंट की जब फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। हाँ वो तो बात समझ गया मैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर फर्ज करें ये है
तो ये ग्रिनार्ड रिएजेंट वाली जो कार्बन है, यानी ये वाली कार्बन, ये न्यूक्लियोफिलिक है, ये इस पे अटैक करेगी और टर्शियरी अल्कोहल बना देगी, तो ये बन जाएगा। लेकिन मसला ये है कि कोई गारंटी थोड़ी है कि ये कार्बन इसी पे अटैक करे, ये अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर जो कार्बोनाइल मौजूद है उस पर भी तो अटैक कर सकती है। तो इसलिए दिस रूट विल नॉट वर्क। क्या मतलब, यानी ये इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हो सकती है, या इंटरमोलिक्यूलर यानी अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल पे करे। तो मकसद कहने का ये है, आपको इस कार्बोनाइल को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये डॉक्टर साद का मैसेज है, मैं पढ़ देता हूं। ये कह रहे हैं कि इसी लिंक को रिज्वाइन कीजिएगा अपनी एनालिटिकल केमिस्ट्री की क्लास के लिए, और शायद ये इनकी एक वो भी है इंडिकेशन कि मुझे लेक्चर खत्म करना चाहिए अब, ठीक है। डॉक्टर साहब बस मुझे 5 मिनट दीजिए आप। अच्छा, आप जो है आपको इस कार्बोनाइल को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, पहले वाले कार्बोनाइल को, ताकि ये ग्रिनार्ड एजेंट की सिंथेसिस जब हो रही थी तो ये बॉदर ना करे। इसका तरीका क्या है कि आप पहले तो कीटोन को डायोल से ट्रीट करके साइक्लिक एसिटल बना लेंगे, जैसे अभी आपने सीखा। फिर आप इसका ग्रिनार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट करें और इसको एसीटोन से ट्रीट करें, तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी 1 स्टेप अहेड। और बाद में इस एसिटल को हाइड्रोलाइज करते तो आपको ये मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस रूट में हमें प्रोटेक्ट करना पड़ गया, ठीक है। मैं ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। तो हमें ये इस पे हमें 2 स्टेप इजाफी करना पड़ेगा, एक प्रोटेक्शन और एक डी प्रोटेक्शन। यानी आपने पहले उस कार्बोनाइल को जो बॉदर कर रहा था उसको पहले प्रोटेक्ट किया और आखिर में उसको डी प्रोटेक्ट किया। प्रोटेक्ट कैसे किया? डायोल से ट्रीट करके एसिटल बनाया। तो ये इसकी सिंथेटिक यूटिलिटी है, इसकी डायोल की एसिटल बनने की। तो कोई क्वेश्चन है तो स्टूडेंट आप मुझसे पूछ सकते हैं आज के लेक्चर से मुतालिक, ताकि फिर ये जो अगला टॉपिक है ये हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, थायोल की एडिशन। हमने अभी वाटर की एडिशन कार्बोनाइल पे और अल्कोहल के एडिशन को डिटेल में पढ़ा है। जी, कोई क्वेश्चन है आपका? जी, मोहम्मद उस्मान लिखते हैं कि सर प्रैक्टिस के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस दे दीजिएगा। बिल्कुल, मैं आपको इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड कर दूंगा। एनी क्यूरी? डू यू नीड टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम टुडेज लेक्चर? ओके, सो thank you very much for attending this lecture. Inshallah, we will meet in the next lecture from the continuation of this lecture, and we will be starting the reaction of the addition of with the thiol, ठीक है, with the sulfur containing nucleophile to afford the thiol. Allah Hafiz.